Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with emotions. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम इमोशंस का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने हाई ईक्यू और लो ईक्यू के जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उससे क्या इम्प्लीकेशन होगा एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के ऊपर, उसको भी हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना एम्प्लॉयज़ की कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है मैनेजर्स के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को। तो आई होप आप यहाँ पे पर्सनालिटी और इमोशंस का जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था उसको समझ गए होंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। तो अब यहाँ पे हम इमोशंस के अंदर ही यहाँ पे इसका यूज़ देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इमोशंस जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है उसकी सक्सेस के लिए। और यहाँ पे हम इमोशंस का मैनेजमेंट देखेंगे वर्क प्लेस पर। So before we start with this, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with emotions. तो अब यहाँ पे पहले हम यूज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करके यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव बिहेवियर है या इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है उसको शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी देखते हैं यूज़ ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस और EQ इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या यूज़ हो सकता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए EQ का। तो अब यहाँ पे आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इमोशंस के अंदर ही कि यहाँ पे जो हाई EQ पीपल होंगे वो यहाँ पे मोटिवेटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, बैलेंस्ड होंगे और यहाँ पे कंटेंटेड होंगे। और यहाँ पे जो लो EQ पीपल हैं वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, इनस्टेबल रहेंगे। तो उसी से हम यहाँ पे इसको रिलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हाई EQ होगा तो वो यहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल हो सकता है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो इसमें यहाँ पे हो सकता है कि जो EQ है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेगा एम्प्लॉयज़ को इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट में यहाँ पे जो हाई EQ है वो हेल्प करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं जो हाई EQ पर्सनालिटी के हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाइड होंगे, कंटेंटेड होंगे और यहाँ पे बैलेंस्ड होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे वो अपना जो स्ट्रेस है उसको मैनेज कर पाएंगे इफ़ेक्टिवली और उसको डायरेक्शन दे पाएंगे अपने स्ट्रेस को, जिससे वो यहाँ पे अपने टास्क को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पे जो ओवरऑल गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको अचीव करने में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो यूज़ है EQ का ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ये है कि यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाएगा, कि यहाँ पे जो स्ट्रेस इम्यूनिटी है उसको बिल्ड कर पाएंगे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो, कि वहाँ पे कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर है तो उसको वो वहाँ पे इफ़ेक्टिवली हैंडल कर पाएंगे, सक्सेसफुली हैंडल कर पाएंगे और फिर इससे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ही अचीव करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपॉइंट कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए कंट्रीब्यूट करें। और यहाँ पे यूज़ हो सकता है EQ का यूज़ किए यहाँ पे ऑप्टिमिज्म को लर्न करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ऑप्टिमिज्म का मतलब है पॉजिटिवनेस। आप पॉजिटिवली किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे अगर हम यहाँ पे ऑप्टिमिज्म को लर्न कर पाएंगे थ्रू हाई EQ, जिसमें यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो मोटिवेटेड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे और वो यहाँ पे सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स के ऊपर क्रिब नहीं करेंगे बल्कि उनके सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए वर्क करेंगे, अपने एफर्ट्स मेक करेंगे और इसी से वो यहाँ पे जो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे कंपटीशन हो सकता है अराइज हो जाए मार्केट के अंदर और हमारी फर्म के लिए, जिस भी फर्म के लिए यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे थ्रेट हो, तो उसको यहाँ पे हम पॉजिटिवली मैनेज कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे सारी ही ऐसी सिचुएशंस में पॉजिटिव रहने को ही हम यहाँ पे ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। तो इसीलिए जो हाई EQ है वो यहाँ पे हेल्प करेगा
ऑप्टिमिज्म को लर्न करने में, और इससे यहाँ पे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा। और हो सकता है यहाँ पे हाई ईक्यू जो है वो हेल्प कर सकता है इन डीलिंग विद नेगेटिव थॉट्स। अब यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स को यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, उनसे डील करने के लिए भी यहाँ पे जो EQ है वो हेल्पफुल हो सकता है, और इससे यहाँ पे अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, वो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस जो है वो शो कर सकते हैं एम्प्लॉयज़, अगर वो यहाँ पे अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा टास्क उन्हें असाइन किया गया है जो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो यहाँ पे अपनी ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसको कंट्रोल कर पाएँ, तो उससे यहाँ पे फिर वो जो टास्क होगा वो उसको यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो हाई EQ है वो यहाँ पे हेल्प करता है इन डीलिंग विद नेगेटिव थॉट्स। और हो सकता है यहाँ पे EQ यहाँ पे सेल्फ ट्रस्ट या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसको बिल्ड करने में भी हेल्प कर सकता है। मतलब यहाँ पे अगर हाई EQ पीपल हैं तो वो यहाँ पे हर काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं, वो जो भी टास्क उन पर थ्रो किया जाएगा वो उसको वहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और अपने एफर्ट्स पुट इन करेंगे टू अचीव देयर गोल, और किसी भी टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए वो अपने एफर्ट्स मेक करेंगे, क्योंकि वो वहाँ पे एंथुजियास्टिक हैं टुवर्ड्स एनी न्यू थिंग, न्यू एक्टिविटी, उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी वो रेडी हैं। तो इससे यहाँ पे उनका जो सेल्फ ट्रस्ट है, मतलब उनका खुद के ऊपर ट्रस्ट जो है कि वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है, चाहे वो उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे वो एक्टिविटी टफ टू परफॉर्म हो, टफ टू हैंडल हो, तो भी वो यहाँ पे उस एक्टिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी होंगे। EQ जो है वो उनको हेल्प करेगा सेल्फ ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए कि वो कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी बिल्ड होगा एम्प्लॉयज़ के अंदर। और हो सकता है यहाँ पे EQ का यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो EQ है वो हेल्प कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में। अब यहाँ पे जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन तो वर्क नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं होता कि सारे ही पर्सन्स के जो ओपिनियंस हैं वो मैच करें, क्योंकि हमने देखा है कि पर्सनालिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो है वो पर्सनालिटीज़ डिफ़र करती हैं। तो इसीलिए उनके जो ओपिनियंस हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं वो डिफ़र कर सकते हैं किसी भी एक स्टिमुलस को लेकर, तो उनका रिस्पॉन्स डिफ़र कर सकता है। तो इसीलिए इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी मैनेज करने में यहाँ पे जो EQ है वो हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को भी मैनेज कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट्स का। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में हो सकते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हो सकते हैं, और यहाँ पे पीयर्स के बीच में हो सकते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए भी EQ जो है वो हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे अगर हम बेटर मैनेजमेंट कर पाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स का, तो इससे यहाँ पे जो टुगेदरनेस है और जो यहाँ पे सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा, यहाँ पे जो हार्मनी है वो मेंटेन रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो भी यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है उसमें भी जो है वो EQ हेल्पफुल होता है। तो और यहाँ पे हो सकता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को जब समझा था, तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ जो किसी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग है किसी भी एक चीज़ को लेकर, सिर्फ हम उसको ही यहाँ पे, उससे ही हम यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं करें कि वो पर्सन जो है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, बल्कि हम यहाँ पे ये भी उसकी एबिलिटीज़ में देख रहे हैं कि वो यहाँ पे पर्सनल जो स्किल्स हैं उसके साथ साथ यहाँ पे जो उसकी दूसरे लोगों को मैनेज करने की जो स्किल्स हैं अगर वो भी उसके पास हैं, तो ही वो यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो EQ है वो यहाँ पे इसमें भी हेल्प करता है कि यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन जो है वो यहाँ पे कुछ अचीव करता है,
तो यहाँ पे दूसरे पर्सन्स जो हैं उनको वो इंस्पायर करेगा कि वो भी यहाँ पे वर्क करें। अब यहाँ पे वो पर्सन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने कुछ अचीव किया है अपने हाई ईक्यू से, तो उस केस में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वो अपने आप को ही यहाँ पे मोटिवेट कर रहा है या इंस्पायर कर रहा है, बल्कि वो यहाँ पे दूसरे पर्सन्स को भी इंस्पायर करेगा उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे जो हाई ईक्यू पीपल होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और वार्म होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वो पर्सन्स अगर वो खुद अचीव करते हैं कुछ अपने हाई ईक्यू से, तो वो यहाँ पे दूसरे पर्सन्स को भी इंस्पायर करेंगे कुछ अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हाई ईक्यू पीपल हैं वो यहाँ पे इंस्पायर भी करते हैं दूसरे पर्सन्स को और खुद भी इंस्पायर होते हैं। और हो सकता है यहाँ पे इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट। अब यहाँ पे EQ का यूज़ जो है वो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट के लिए भी है कि अब यहाँ पे जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पे बेटर टीम मैनेजमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे जो टीम मेंबर्स हैं, डिफरेंट टीम मेंबर्स के बीच में हम यहाँ पे हार्मनी, कॉपरेशन, सपोर्ट को यहाँ पे हम इंश्योर कर सकते हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इससे यहाँ पे हम बेटर टीम मैनेजमेंट कर पाएंगे, इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट कर पाएंगे और अल्टीमेटली जो गोल्स हैं, जो ग्रुप गोल्स हैं, उनको भी हम अचीव कर पाएंगे अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट कर पा रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे EQ जो है वो बेटर टीम मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। और हो सकता है यहाँ पे एम्पैथी के थ्रू यहाँ पे हम यहाँ पे सपोर्ट शो कर सकते हैं और सपोर्ट से यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेटेड और रिकॉग्नाइज्ड फील करेंगे। तो इससे यहाँ पे एम्पैथी है अगर यहाँ पर किसी पर्सन की पर्सनालिटी के अंदर, मतलब यहाँ पे हाई EQ पर्सन जो है वो यहाँ पे एम्पैथेटिक होंगे टुवर्ड्स अदर्स, तो उस केस में यहाँ पे जो दूसरे पर्सन्स होंगे वो सपोर्ट फील करेंगे और इससे वो यहाँ पे मोटिवेटेड और रिकॉग्नाइज्ड फील होगा उनको कि उनके वर्क को भी वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो है वो मिल रहा है। और इससे यहाँ पे फिर वो अपने टास्क को अचीव करने के लिए एफर्ट्स मेक करेंगे और अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही यहाँ पर यूज़ था इमोशनल इंटेलिजेंस का इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो यूज़ है EQ का, कि हमने यहाँ पे जो रेलेवेंस है EQ का उसको देखा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं EQ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैनेजमेंट ऑफ इमोशन है एट वर्क उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे components of emotional intelligence at work देखेंगे हम। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस और यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन। तो अब यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन विल गो हैंड इन हैंड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस जो है उसका मतलब होता है यहाँ पे कि हम अपने इमोशंस को लेकर, अपने जो बिहेवियर है उसको लेकर अवेयर हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि जो इमोशंस हैं हमारे, मतलब किसी भी एक पर्सन के, किसी भी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड,
तो अब इस पर्सन को यहाँ पे जो इसके खुद के इमोशंस हैं उसके लिए उसको लेकर ये अवेयर है, इसको ये पता है कि किसी भी एक सिचुएशन में ये कैसे रिएक्ट करेगा। इसको पता है कि यहाँ पे कोई भी अगर एक ऐसी सिचुएशन अगर वहाँ पे अराइज होती है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर अराइज होती है, तो ये पर्सन जो है उसका रिएक्शन जो है वो यहाँ पे एंग्री होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर, और या फिर यहाँ पे हो सकता है ये नर्वसनेस फील करता हो। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सेल्फ अवेयर है, मतलब यहाँ पे ये कैसे इमोशंस इसको फील होंगे या कैसा ये रिएक्ट करेगा उसको लेकर यहाँ पर ये पर्सन जो है वो अवेयर है। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। अपनी ही फीलिंग्स को लेकर, अपने ही इमोशंस को लेकर यहाँ पे ये पर्सन अवेयर होगा, और अपने रिएक्शंस को लेकर भी। और यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि यहाँ पे अब उसके पास सेल्फ अवेयरनेस तो है ही, इसीलिए वो यहाँ पे अपना जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट कर सकता है। मतलब यहाँ पे अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है कोई, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये पर्सन जो है वो पैनिक करता है, उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो उस केस में यहाँ पे इस पर्सन को अपनी इन्हीं बिहेवियर को रेगुलेट करना है कि वो यहाँ पे पैनिक करेगा, उस सिचुएशन में एंग्री हो जाएगा या फिर नर्वस हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे इसको अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना है, इसको यहाँ पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, और यहाँ पे नॉट रिएक्टिंग टू अर्ली। ये यहाँ पे इसको अडॉप्ट करना है कि यहाँ पे किसी भी सिचुएशन को लेकर यहाँ पे इसको उस सिचुएशन को पूरी तरह से समझे बिना यहाँ पे उसके लिए रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अब यहाँ पे ये पर्सन जो है वो सेल्फ अवेयर है, और यहाँ पे इसको सेल्फ रेगुलेशन को परफॉर्म करना है। और इसको यहाँ पर ये पता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर अराइज होती है, प्रॉब्लम अगर अराइज होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे नर्वस होता है, उस सिचुएशन को लेकर यहाँ पे एंग्री बिहेवियर शो करता है। तो इसको यहाँ पे अपने बिहेवियर को रेगुलेट करना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है, और यहाँ पे थिंक एंड एक्ट की जो स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करना है। तो इसको हम यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन में हमने देखा कि हम यहाँ पे ये जो पर्सन है उसे अगर अपने जो बिहेवियर है उसको रेगुलेट करना है, तो यहाँ पे इस पर्सन को अपने जो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना है और उसको रीडायरेक्ट करना है, जिससे वो यहाँ पे सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल कर पाए। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो पर्सन जो है वो सेल्फ रेगुलेटेड है, सेल्फ रेगुलेशन को फॉलो करता है। उसे अगर यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस है, मतलब यहाँ पे वो अपने इमोशंस को लेकर अवेयर है, यहाँ पे वो सेल्फ अवेयरनेस के अंदर रिकॉग्नाइज कर पाता है और समझ पाता है, अंडरस्टैंड्स अपने बिहेवियर को ही वो समझ पाता है कि वो किसी सिचुएशन में ऐसे एक्ट करेगा जैसे हमने एज एग्जाम्पल के थ्रू देखा। तो अब अगर इस पर्सन को ये पता है, वो ये रिकॉग्नाइज कर पाता है कि किसी भी एक सिचुएशन के अगेंस्ट कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन अराइज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो यहाँ पे इम्पल्सिवली एक्ट करता है। तो वो यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, मतलब कि वो ये समझ रहा है कि ऐसी सिचुएशंस में वो कैसा रिएक्शन शो करता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसको अपने बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना है और अंडरस्टैंड करना है, उसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलेंगे। और उसके बाद उस बिहेवियर को, मतलब यहाँ पे जो नर्वसनेस है, जो ये एंग्री हो जाता है उस प्रॉब्लम को लेकर, तो उस केस में यहाँ पे इसको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है और रीडायरेक्ट करना है, ताकि वो वहाँ पे सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए और यहाँ पे थिंक एंड एक्ट की जो स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट करे और सिचुएशन को हैंडल करे सक्सेसफुली। तो यही यहाँ पर कंपोनेंट था इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो अब यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है वो है यहाँ पे मोटिवेशन। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे मोटिवेशन के अंदर जो कि यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कंपोनेंट है, तो अब यहाँ पे मोटिवेशन का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय जो है, अब यहाँ पे अगर उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए
रिवॉर्ड नहीं किया जाता, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, तब भी यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो गुड परफॉर्मेंस शो करता है, बेटर देन द प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है वो ही रहता है हमेशा उस एम्प्लॉय का। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड है, पैशनेट है अबाउट हिज वर्क। तो इसी को हम यहाँ पे मोटिवेशन कंपोनेंट कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसमें यहाँ पे ये पर्सन जो है वो, चाहे यहाँ पर कोई भी मोटिवेशन फैक्टर नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अपने वर्क को एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अपने वर्क को लेकर पैशनेट है। और यहाँ पे इसका जो रीज़न है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, वो यहाँ पे सिर्फ एसोसिएटेड नहीं है किसी भी मोटिवेशन फैक्टर से, ना ही मॉनेटरी ना ही नॉन मॉनेटरी। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ये पैशन फॉर वर्क है, जिसमें यहाँ पे इसका जो मोटिवेशन है वो बियॉन्ड मनी और स्टेटस है। और इसीलिए इसको हम यहाँ पे कंपोनेंट कह सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्क प्लेस पर। तो अब यहाँ पे जो थर्ड कंपोनेंट है वो है यहाँ पर एम्पैथी। तो अब यहाँ पे एम्पैथी हम उसको कहते हैं जिसमें यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो अपने आप को दूसरे पर्सन के कंडीशन में रख के यहाँ पे उस सिचुएशन को समझता है, तो उसको हम एम्पैथी कहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय अगर यहाँ पर है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, और यहाँ पे अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे इसके सिचुएशन को समझ पाता है, यहाँ पे वो ये देख सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है जो कि वर्क प्लेस पर होगा यहाँ पर, तो ये पर्सन जो है वो इसकी सिचुएशन को समझ पा रहा है बाय पुटिंग हिमसेल्फ इन हिज शूज़। तो इसको हम यहाँ पे एम्पैथेटिक होना बोलेंगे कि यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है और यहाँ पे ये एम्पैथी को फील कर रहा है किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए और फिर उसकी हेल्प कर रहा है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे दूसरे पर्सन के इमोशंस को जब समझ पाते हैं तो हम उसको एम्पैथेटिक बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो एम्पैथेटिक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी एक कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्क प्लेस पर। और यहाँ पे अब ये एम्प्लॉय जो है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे इस एम्प्लॉय को ऐसे ही ट्रीट करेगा जिस सिचुएशन में वो है, उसका जो इमोशनल रिएक्शन है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ये एम्प्लॉय इसके जो बिहेवियर है उसको ट्रीट करेगा, उसको वैसा ही बिहेवियर जो है वो शो करेगा, ताकि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक बेटर कंडीशन में आ जाए। तो अगर यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो नर्वस हो रहा है, वो फेयरफुल है यहाँ पर, तो इस केस में यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे इसको इनकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। और इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है वो एम्पैथाइज कर रहा है इस पर्सन को, ताकि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बेटर परफॉर्म कर पाए, उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की फीलिंग को वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे जिससे यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बेटर कंडीशन में आ जाए। और यहाँ पे जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है सोशल स्किल्स। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे ये वर्ड देखते हैं सोशल, तो इससे हमें जो सोशल रिलेशंस हैं उनकी मेकिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे अब सोशल स्किल्स की जब बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप्स जो है उसकी बिल्डिंग की बात हो रही है, और यहाँ पे उस एबिलिटी की बात हो रही है जिससे यहाँ पे हम रेपो बिल्ड कर सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो पर्सन जो है उसके पास सोशल स्किल्स हैं, वो इजीली यहाँ पे फ्रेंड्स मेक कर सकता है, वो यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड कर सकता है, तो वो पर्सन जो है उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है वो यहाँ पे सोशल स्किल्स भी है कि उसके पास गुड सोशल स्किल्स हैं, जिससे वो यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड कर सकता है, यहाँ पे वो
दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकता है, उसके पास एबिलिटी टू बिल्ड रेपो है। तो इसीलिए यहाँ पे सोशल स्किल्स जो हैं वो भी एक कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्क प्लेस पर। तो आई होप आप यहाँ पे इन 4 कंपोनेंट्स को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे कैसे हम वर्क प्लेस पर इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे जो इमोशंस हैं उसको मैनेज कर सकते हैं वर्क प्लेस पर, और यहाँ पे ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। अब यहाँ पे सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं बल्कि यहाँ पे दूसरे लाइफ सिचुएशंस में भी यहाँ पे जो इमोशंस हैं उसको मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है सब इंडिविजुअल्स के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके ही जो मेजर्स हैं कि कैसे हम यहाँ पे इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं वर्क प्लेस पर भी और यहाँ पे जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है यहाँ पर जो हमने पहले डिस्कस किया, सेल्फ अवेयरनेस, जिसके बाद हमने सेल्फ रेगुलेशन को भी डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग है वो है यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें यहाँ पे हमें अपने ही इमोशंस को लेकर अवेयर रहना होगा। हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किसी भी सिचुएशन में जो कि यहाँ पे एडवर्स हो सकती है या हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग कोई सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है जब, तो उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमें इसके लिए अवेयर रहना होगा कि हम वहाँ पे किन इमोशंस को फील करते हैं। अगर थिंग्स विल नॉट गो एज पर द प्लान तो उस केस में हम यहाँ पे फेयरफुल हो जाते हैं या एंग्री होते हैं। जो सारे इमोशंस हमने डिस्कस किए थे उसी को हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं। या फिर हम यहाँ पे सैड हो जाते हैं, सैडनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, डिसगस्ट। तो ये सब हमने नेगेटिव इमोशंस में देखा था, और पॉजिटिव में हो सकता है यहाँ पे लव, एंजॉयमेंट, सरप्राइज। तो ये यहाँ पे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, और ये पॉजिटिव इमोशंस जो हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पे कोई भी ऐसी अगर एडवर्स सिचुएशन होगी जो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट होगी, तो उस केस में हम यहाँ पे फेयरफुल फील कर सकते हैं, एंग्री फील कर सकते हैं, सैड या फिर डिसगस्ट फील कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सेल्फ अवेयरनेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं अब यहाँ पे ये एक एम्प्लॉई है, और अब यहाँ पे ऐसा होता है कि इस एम्प्लॉय ने जो है वो लीव्स के लिए अप्लाई किया है, और यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे इन लीव्स को डिनाई कर देते हैं कि यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो इन लीव्स को जो है वो नहीं ले पाएगा या नहीं ले सकता। तो अब यहाँ पे ये एक सिचुएशन होगी जिसमें आपके एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कुछ हो रहा होगा, अगेंस्ट सिचुएशन होगी आपकी एक्सपेक्टेशन के। तो इस केस में आप यहाँ पे जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं वो यहाँ पे अराइज होंगे, उनको आप यहाँ पे फील करेंगे। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे लीव्स जो हैं वो असेंशियल थी, इस एम्प्लॉय के लिए बहुत असेंशियल था यहाँ पे उन लीव्स का सेंक्शन हो जाना, उन लीव्स को लेना। लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने इस एम्प्लॉय को वो जो लीव्स हैं वो ग्रांट नहीं करे। तो अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे एक से ज़्यादा इमोशंस को भी फील कर सकता है कि वो वहाँ पे सैड हो जाएगा या फिर वो यहाँ पे एंग्री हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों इमोशंस को लेते हैं कि मान लेते हैं अगर ये एम्प्लॉय जो है वो एंग्री हो जाता है, तो उस केस में वहाँ पे उसको जो इम्पल्सिव बिहेवियर है वो शो नहीं करना कि यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है ही विल स्लैप द मैनेजर्स और फिर यहाँ पे वो मिसबिहेव करे। तो इसीलिए यहाँ पे जो एंग्री बिहेवियर है उसको अवॉइड करना है। और यहाँ पे अगर ये सैडनेस को फील करता है तो वहाँ पे ही विल स्टार्ट क्राइंग कि यहाँ पे उसको जो लीव्स हैं वो ग्रांट नहीं हुए हैं। तो ऐसे इम्पल्सिव बिहेवियर को वहाँ पे अवॉइड करना होता है हमें। और यहाँ पर जैसे हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस से हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर ये एम्प्लॉय जो है वो अवेयर है कि अगर कोई भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन जो है वो अराइज होती है, अगर उसको यहाँ पे लीव्स जो है वो ग्रांट नहीं होते, इवन इफ द लीव्स आर असेंशियल, तो फिर इस केस में यहाँ पे उसको पता है कि या तो वो एंग्री हो जाएगा और या फिर सैड हो जाएगा, इतना सैड हो जाएगा कि वो यहाँ पे ही विल स्टार्ट क्राइंग और ही विल स्लैप द मैनेजर्स इफ ही
गेट्स एंग्री, तो इस केस में यहाँ पे इस एम्प्लॉय को इन्हीं इमोशंस को समझना है अपने बारे में ही, कि यहाँ पे वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका क्या बिहेवियर होता है एडवर्स सिचुएशन के अंदर। तो अब इसी बिहेवियर को यहाँ पे इस एम्प्लॉय को रेगुलेट करना है, और वो इसको रेगुलेट कर पाएगा थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। जब उसको ये पता होगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है, तभी वो उस बिहेवियर को डायरेक्ट कर पाएगा, रीडायरेक्ट कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही इम्पल्सिव बिहेवियर को अवॉइड करना होता है वर्क प्लेस पर, और इसको हम कर सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू। और वहाँ पे जो एक सिचुएशन की मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जैसे इस केस में था कि यहाँ पे इस एम्प्लॉय को या तो लीव ग्रांट हो जाती इजीली, या फिर यहाँ पे बाय क्राइंग और बाय स्लैपिंग द मैनेजर भी उसको वो लीव जो है वो ग्रांट हो जाती। लेकिन इस केस में यहाँ पे इस एम्प्लॉय को जो है ये बिहेवियर शो नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है, और इसीलिए यहाँ पे इसको कन्विंस करने के लिए ट्राई करना चाहिए कि यहाँ पे वो कैसे अपने मैनेजर्स को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो देकर वहाँ पे अपना जो पॉइंट है, जो लीव्स है उनको ग्रांट करवा सकता है, मैनेजर्स को कन्विंस कर सकता है कि वो यहाँ पे जो लीव्स की वजह से उसका वर्क जो है वो हिंडर होगा, तो वो लीव्स के बाद वहाँ पे जब वो दोबारा ऑफिस ज्वाइन करेगा, उसके बाद वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेगा। उसको ये अश्योरिटी देनी होगी अभी तक उसने जितना वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अपने जितने टारगेट्स उसने अचीव कर लिए हैं उसको उसे मेंशन करना चाहिए, और उसके बाद उसकी एबिलिटीज़ को उसे शो करना है कि अगर ऐसा भी होता है कि लीव्स की वजह से उसका जो वर्क है वो हिंडर हो रहा है, तो उसके बाद वो लीव्स के बाद भी यहाँ पे अपने वर्क को एकम्प्लिश कर पाएगा, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएगा। तो ये यहाँ पे एक सेल्फ अवेयर पर्सन का यहाँ पे फोकस होगा, जिसमें उसको यहाँ पे पता है कि उसको कैसे रिएक्ट करना है और उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हाउ ही शुड रिएक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो इमोशंस हैं वर्क प्लेस पर, जो इमोशंस अराइज होते हैं उसको हम ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, जिसको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि किसी सिचुएशन में यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है वो इन फीलिंग्स में से कोई किसी भी इमोशन को फील कर सकता था, वो सरप्राइजिंग भी हो सकता था, और उसको यहाँ पे इसके लिए भी अवेयर रहना होगा कि उसकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट या फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन होती है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो कैसा रिएक्ट करता है। वो वहाँ पे सरप्राइज फील करता है, डिस्गस्ट फील करता है, फियर फील करता है, एंग्री या सैड फील करता है। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड वे ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस है एट वर्क, वो है यहाँ पर एम्पैथी, जिसको हम पहले काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब एम्पैथी कैसे यहाँ पर हेल्प कर सकती है इमोशंस को मैनेज करने में, तो यहाँ पे एम्पैथी के थ्रू हम यहाँ पे ये समझ पाते हैं कि जो दूसरा पर्सन है वो कैसा फील कर रहा होगा, उसको हम एम्पैथाइज कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो उस केस में यहाँ पे जो लिसनिंग स्किल्स हैं इस पर्सन की, वो यहाँ पे वर्क करती हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जो है वो तभी एम्पैथाइज कर पाएगा जब यहाँ पे ये पर्सन जो है वो ये अंडरस्टैंड कर लेगा और ये समझ लेगा यहाँ पर उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सुनने के लिए वो रेडी है, उसका जो इमोशंस है उसको वहाँ पे रिकॉग्नाइज करने के लिए रेडी होगा, तभी यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एम्पैथाइज कर पाएगा। अगर ये पर्सन जो है वो कोई प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहा है तो इससे ऐसे भी हम यहाँ पे जो इमोशंस है उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ये एक मैनेजर होता और यहाँ पे ये एम्प्लॉय होता जिसकी हमने बात करी यहाँ पर, जिसको लीव्स जो है वो ग्रांट करवानी थी, तो अब यहाँ पे जो मैनेजर है उसको यहाँ पे एम्पैथी शो करनी चाहिए यहाँ पे इस एम्प्लॉय के लिए। अगर यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो ये स्ट्रांगली फील करते हैं कि वो वहाँ पर लीव्स जो हैं वो ग्रांट नहीं कर सकते, और अब यहाँ पे मैनेजर्स को कन्विंस करना है उस एम्प्लॉय को कि यहाँ पे जो लीव्स हैं वो नहीं दे पाएंगे या उस एम्प्लॉय को लीव्स ग्रांट नहीं कर पाएंगे। तो अब इस केस में यहाँ पे इस एम्प्लॉय के जो इमोशंस हैं उसको यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं, और मैनेजर्स जो हैं वो अपने इमोशंस को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं थ्रू एम्पैथाइजिंग द एम्प्लॉय। यहाँ पे उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनकर और यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करके और उसका कोई इफेक्टिव सोल्यूशन जो है वो वहाँ पे उसको देकर, ऑप्शंस देकर उस एम्प्लॉय को। तो ऐसे भी यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, और यहाँ पे इससे जो एम्प्लॉय है उसको भी ऐसा फील नहीं होता कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सुना ही नहीं गया या रिकॉग्नाइज ही नहीं किया उसकी प्रॉब्लम को। तो इसीलिए यहाँ पे यही यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट होता इमोशंस का। इससे यहाँ पे इमोशंस जो हैं वो चैनलाइज हो जाते, रीडायरेक्ट हो जाते।
और इससे यहाँ पे बेटर मैनेजमेंट हो पाता इमोशंस का। और यहाँ पे जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, उन दोनों का ही यहाँ पे मैनेजमेंट होता इमोशंस का। और जो वे है यहाँ पे वो हो सकता है कॉपरेशन के थ्रू भी हम यहाँ पे इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसी एग्जाम्पल में देखें कि अब यहाँ पे एक जो पर्सन है उसको तो यहाँ पे कॉपरेट करना ही पड़ेगा विद अनदर पर्सन। यहाँ पे मैनेजर को या तो कॉपरेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय के साथ, या फिर एम्प्लॉय को कॉपरेट करना पड़ेगा मैनेजर्स के साथ। तभी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क कर पाएगी, जब यहाँ पे सारे ही जो मेंबर्स हैं वो कॉपरेट करेंगे विद वन अनदर, यहाँ पे वो एम्पैथेटिक फील करेंगे और यहाँ पे सपोर्ट एज सपोर्ट वर्क करेंगे फॉर वन अनदर। तो अब यहाँ पे कॉपरेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी टीम मेंबर्स होंगे और टीम लीड्स होंगे उनको यहाँ पे कॉपरेट करना है। और यहाँ पे ये कॉपरेशन जो है वो नॉलेज के थ्रू हो सकता है और यहाँ पे सपोर्ट के थ्रू हो सकता है कि हम यहाँ पे अपना कॉपरेशन जो है वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प से भी कॉपरेशन शो हो सकता है, सपोर्ट से हो सकता है। और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे उनको यहाँ पे पता होना चाहिए कि उन्हें कब फॉलो करना है, कब यहाँ पे दूसरे जो उनके पियर्स हैं या फिर लीड्स हैं उसको फॉलो करना है और कब वहाँ पे उनको लीड करना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं। तो इनको लेकर उन्हें क्लियर रहना होगा, तभी वो यहाँ पे कॉपरेट कर पाएंगे विद देयर टीम मेंबर्स और देयर टीम लीड्स। तो इसी से हम यहाँ पे जो इमोशंस है उसको मैनेज कर सकते हैं कॉपरेशन के थ्रू भी। और जो हमने यहाँ पे देखा कि हम इमोशंस को कंट्रोल करके भी यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू यहाँ पे जो इमोशंस का मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं इमोशंस का। और हम यहाँ पे जो अपने नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे यहाँ पे हमने फियर, एंग्री, सैड या डिस्गस्ट को देखा, तो ऐसे इमोशंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं इनटू पॉजिटिव इमोशंस। हम उसको लव, कॉपरेशन, एंजॉयमेंट और सरप्राइज में चेंज कर सकते हैं थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। और हमने यहाँ पे देखा कि एम्पैथी जो है वो ही एक ऐसी मैजिक वॉन्ड है जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो कॉपरेशन है उसको भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पे जो इमोशंस का मैनेजमेंट है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टास्क है, जो भी एक्टिविटी या सिचुएशन है उसको बेटर हैंडल कर सकते हैं, सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे हमने डिफरेंट वेज देखे जिनके थ्रू हम यहाँ पे अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे एट वर्क प्लेस। क्योंकि यहाँ पे अब क्योंकि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और यहाँ पे जो डिफरेंट पीपल हैं उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट इमोशंस जो हैं वो हो सकते हैं सबके। जैसे हमने फ्रेड लूथन्स की डेफिनेशन में देखा था कि वहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे डिफरेंट मिक्स हो सकता है प्राइमरी कलर्स का, वैसे ही यहाँ पे कोई भी एक पर्सन जो है उसकी पर्सनालिटी में बहुत सारे जो फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं वो मिक्सड हो सकते हैं, उससे ही यहाँ पे एक पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो फॉर्म होती है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस इन ओपिनियंस हो सकता है किसी एक सिचुएशन के अगेंस्ट, यहाँ पे किसी पर्सन के कुछ अलग इमोशंस हो सकते हैं दूसरे पर्सन से। तो इसीलिए यहाँ पे हम इमोशनल मैनेजमेंट को भी स्टडी कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर एट वर्क प्लेस। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इमोशंस के मैनेजमेंट को भी डिस्कस किया। तो आई होप आप यहाँ पे जो मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस है उसको समझ गए होंगे इन वर्क प्लेस एंड ऑल्सो इन द रियल लाइफ। So with this, we are done with emotions in organization behavior. So in the next video, we will discuss perception. So see you in the next video. Thank you.